एसके पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं बीके पटेल हमेशा की भांति आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं भारतीय प्राचीन इतिहास का वैदिक काल, जिसकी अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है और जो दो भागों में बटा हुआ है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, जिन्होंने हमारे पिछले क्लासेस अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो सबसे पहले भारतीय इतिहास के जो 5 क्लासेस हो चुके हैं उनको सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। भारतीय इतिहास की ही बात नहीं है, आगामी महीनों में जितने भी क्लासेस मेरे द्वारा ली जाएंगी तो आपको मैं सलाह दूंगा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप वीडियो को क्रम से देखते जाएंगे, कहीं से भी वीडियो नहीं उठाएंगे। अगर कहीं से भी वीडियो उठाएंगे तो आपको समझने में बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे क्लास से जुड़ी रहती है। तो पिछले क्लास अगर आप पूर्ण रूप से देखे होंगे अच्छे से समझ करके, तभी आपको आगे की क्लासेस जो है वो समझ में आएंगी। साथ ही साथ भारतीय इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, वर्ण के बारे में पढ़ा जाता है। तो मैं आप सभी को हिदायत दे दूं या सभी को मैं सूचित कर दूं कि मेरा या संस्था का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म के, वर्ग के लोगों को आहत करना नहीं है। जो सिलेबस में दिया हुआ है और जो मानक स्त्रोत और मानक पुस्तकें होती हैं उनमें जो वर्णन मिलता है वेदों के बारे में, धर्मों के बारे में, जातियों के बारे में, उसी को पढ़ाया जाता है। तो इसको आप अपने ऊपर अन्यथा के रूप में नहीं लेंगे, केवल पढ़ाई की दृष्टि से इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो पिछला मैं क्लास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी और एकाएक इस सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो जाता है। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का बकायदा मैप के माध्यम से आपको ओर छोर समझाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर के इधर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी। उसी प्रकार पश्चिम में वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से लेकर के पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक क्षेत्र तक वो आपकी फैली हुई थी। लेकिन एकाएक ये सभ्यता जो है वो 1750 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास नष्ट हो जाती है। और वो सभ्यता के पतन के बारे में कई प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। कोई कहता है, कोई विद्वान ये मत देते हैं कि महामारी के चलते वो सभ्यता खत्म हो गई, सिंधु नदी में बाढ़ आ गया, जलवायु परिवर्तन आ गया। ठीक है। लेकिन इसमें मैंने आपको एक मत बताया था गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर का। अगर आपको याद नहीं है तो मैं वो स्लाइड आपको आपके सामने रख देता हूँ। ये देखिए, ये मत मैंने आपको बताया था, गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर का मत। इसका मत है कि सिंधु वासियों के ऊपर बाह्य आक्रमण हुआ। वो भी किनका आक्रमण हुआ? आर्यों का आक्रमण हुआ। अर्थात आर्यों ने सिंधुवासी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया और आर्यों ने अपनी जो यहाँ पे सभ्यता स्थापित की वो सभ्यता कहलाती है वैदिक सभ्यता। आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता क्यों कही जाती है? क्योंकि आर्य ही वो हैं, आर्य ही वो लोग हैं जिन्होंने वेदों की रचना की। अभी मैं 4 वेद के बारे में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है। तो वेदों के रचयिता आर्य थे। तो सिंधु घाटी के बाद की सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, या वेदों के रचना के आधार पर उसको वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो पिछला वीडियो आप अच्छे से अध्ययन करें। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए कि जब आर्य भारत में आए, अब आर्य कहाँ से आए इसके पीछे भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग तर्क हैं, वो भी एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो अधिकांशतः जो है आपके उन्हीं तर्कों पे अपन चर्चा करेंगे जिसको लेकर के अधिकांश इतिहासकार जो है वो इसका जिनका समर्थन करेंगे। तो आर्य जो है आपका अधिकांशतः देखा जाए तो ये बोला जाता है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया तरफ से आए थे। हालांकि उत्तरी ध्रुव का भी सिद्धांत देखने को मिलता है, यूरोप का सिद्धांत भी देखने को मिलता है, तिब्बत का सिद्धांत भी देखने को मिलता है, लेकिन सर्वाधिक जो आपके इतिहासकार हैं सर्वमान्यता प्राप्त है कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया या ईरान क्षेत्र से भारत में आए थे। उसके प्रमाण के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। वैदिक सभ्यता। ठीक है। तो मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप क्लास स्लाइड पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता का सबसे पहले तो आपको काल याद रखना है। वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व। अब ईस्वी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, इसी क्लास के स्लाइड में आपका वो मैंने जानकारी दे दी है, वो पीडीएफ के रूप में आप तक पहुंच जाएगा और इसी क्लास के बीच में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है। ठीक है। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच की वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का जो आपका टाइम पीरियड है वो माना जाता है। जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता का उदय होता है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता
को नष्ट कर एक नई सभ्यता की नींव रखी, लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, इसीलिए इसको कल्पना ही माना जाता है। अगर हम सिंधु वासियों की बात करें तो आप स्क्रीन पर अपना मैप जो है वो देख पा रहे होंगे। आपको पता है कि सिंधु वासी जो है वो क्षेत्र कुछ इस प्रकार से फैला हुआ था, ऐसे त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। और इस सभ्यता का जो स्थान है वो किन्होंने लिया, आर्य। आर्य यहाँ पे आए और आर्य खुद को श्रेष्ठ कहते थे। आर्य का जो आपका अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी होते थे वे जो है उनको दस्यु कह करके या दास कह करके पुकारने लगे। मतलब इस क्षेत्र में जो पहले से रहते थे, इस भारत क्षेत्र में, उनको वो दस्यु या दास कह करके पुकारने लगे और खुद को वो आर्य कहते थे। आर्य मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। उनकी भाषा संस्कृत थी। अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। शुरुआती दौर में ऐसा रहा कि ये कश्मीर वाले क्षेत्र में, जिसको पंचनद क्षेत्र या सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता है, 7 नदियों का क्षेत्र, अभी मैं बताऊंगा, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कहलाती हैं सप्त सिंधु प्रदेश। तो लगभग ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक इसी ऊपरी क्षेत्र में जो है वो सीमित रहे। फिर धीरे से उनका प्रसार इस गंगा यमुना के मैदान में, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में भी हुआ, मध्य भारत में भी उनका विस्तार हुआ। ठीक है, तो वो पूरी कहानी अपन देखेंगे कि आर्यों का फैलाव भारत में कैसे होता है, और उसी के आधार पर और वेदों की रचना के आधार पर इस वैदिक काल का विभाजन किया जाता है। क्लासेस थोड़ी सी फास्ट रहेगी क्योंकि इसी क्लास में बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे को बतानी रहेंगी 1 घंटे की भीतर की क्लास में। तो आप वीडियो को आगे पीछे करके कई बार रिविज़न जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने कहा कि आपका आर्यों के बारे में और कुछ बातें देख लेते हैं। देखो, वैदिक जो वर्ड होता है, ये वैदिक वो शब्द किससे बना है, वेद से बना है। ठीक है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या याद रखना है आपको, ज्ञान। और मैंने अभी भी बताया कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, आर्य। और आर्य का अर्थ क्या क्या लिया जाता है, आर्य का अर्थ लिया जाता है श्रेष्ठ, या आर्य का अर्थ होता है उत्तम, या आर्य का अर्थ होता है अभिजात, या आर्य का अर्थ होता है कुलीन। ठीक है, या आर्य का अर्थ होता है उत्कृष्ट। सभी का मतलब वही है, किसी भी रूप में एग्जाम में पूछ सकता है। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, याद रखेंगे, है ना, श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। तो एक मोटा मोटा परिचय देख लिया आपने किनके बारे में, आर्यों के बारे में। क्या जाना आपने आर्यों के बारे में, कि आर्य वो व्यक्ति हैं, आर्य वो लोग थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किया, और यहाँ पे आकर के उन्होंने जिस सभ्यता का नींव रखा उसे आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वेदों की रचना की इसके आधार पे। मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये जो आपकी वैदिक सभ्यता है या आर्यों की सभ्यता है, ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, कबीलाई जीवन जीते थे ये। ठीक है, ये खुद को आर्य कहते थे। आर्य मतलब उत्तम, श्रेष्ठ, अभिजात्य, कुलीन होता है। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। और ये इस क्षेत्र के जो लोग थे, यहाँ के स्थानीय लोग थे, उनको दास या दस्यु कह करके पुकारते थे। अब देखते हैं कि आर्यों का जो आगमन है वो कहाँ से हुआ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि वेदों की रचना के आधार पर वैदिक काल को आपका 2 भागों में बांटा जाता है। इसको हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। अब हम सबसे स्क्रीन पे सबसे शुरू में मैंने यही बताया था कि वैदिक काल के 2 हिस्से हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज की क्लास में हम ऋग वैदिक काल का अध्ययन करेंगे और कल की जो हमारी क्लास होगी वो उत्तर वैदिक काल के बारे में होगी। तो ये ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजन क्यों किया गया, देखिए, इसको मैंने भारतीय इतिहास का जो हमारा सबसे पहला वीडियो है उसमें भी एक बार समझाया हुआ है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो सबसे पहले देख लें। वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, जिसका समय माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व। चलिए, ईसा पूर्व को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपके लिए। देखो, ईसा पूर्व और ईसवी, ठीक है, एक होता है ईसा पूर्व, ई पू करके इसको लिखते हैं, और एक होता है ईसवी। जो ईसा पूर्व होता है उसको इंग्लिश में बीसी भी कहा जाता है, और ईसवी को इंग्लिश में एडी भी, एडी के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। ठीक है,
तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ईस्वी या एडी होता है, ठीक है, एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी और बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म की बाद की जो तारीख होती है, ईसा मसीह के जन्म की तारीख को मेन आपका मानक मान लिया जाता है, उनकी जन्म की तारीख को, और ईसा मसीह के जन्म की बाद की तारीख जो होती है उसको एडी कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म की पहले की जो तारीख होती है उसको बीसी के नाम से जाना जाता है। एडी तो सीधे सीधे चलता है कि हम लिखेंगे 500 से 600 ईस्वी, या हम लिखेंगे 600 से 800 ईस्वी, ठीक है, क्योंकि ये इस प्रकार सीधे चलता है। लेकिन जो बीसी होता है वो जस्ट जो है आपका उल्टा चलता है, क्योंकि हम इधर की ओर बढ़ते हुए जाएंगे ना। इसमें लिखा जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसमें लिखा जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। आई बात समझ में, ठीक है। तो जो भी घटना बता रहा हूं मैं वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का है, इसीलिए ईसा पूर्व के रूप में पढ़ रहे हैं, और उल्टा लिखा जाता है, इसीलिए मैंने लिखा कि वैदिक काल का समय अवधि क्या था, 1500 से 600 ईसा पूर्व। वेदों की रचना के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो आपका हिस्सा है वो कहलाता है ऋग वैदिक काल, और दूसरा जो फेस है वो कहलाता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। देखिए ऋग वैदिक काल कौन सा समय है? ऋग वैदिक काल उसको कहा जाता है जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना हुई उस काल को क्या कहते हैं? ऋग वैदिक काल। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्रथम वेद कहलाता है। तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई वो पहला जो टाइम पीरियड है वो कहलाएगा ऋग्वैदिक काल। फिर बाद के जो आपके 3 वेद हैं कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद क्या आता है अपना सामवेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद, ठीक है, इनकी रचना हुई। तो उत्तर, उत्तर मतलब होता है बाद का, ठीक। मैंने आपको बता चुका है पहले भी कि भारतीय इतिहास में या इतिहास में पूर्व और उत्तर इसका मतलब दिशा नहीं है। पूर्व मतलब होता है पहले का, उत्तर मतलब होता है बाद का। जैसे मैंने लिखा पूर्व गुप्त, इसका मतलब गुप्तों के पहले का समय, और मैंने लिखा मान लीजिए उत्तर गुप्त मतलब गुप्तों के बाद का समय, ठीक है। तो बाद के जो वेद रचे गए उसको क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल कहा गया, और पहला वेद जो ऋग्वेद रचा गया उसको क्या कहा गया? ऋग्वैदिक काल। और इन दोनों को मिला के कहा जाता है वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो जो ऋग्वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और बचा हुआ 1000 से ये अपना 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो कहलाएगा उत्तर वैदिक काल। आई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ, ठीक है। आर्य कहाँ से टपक पड़े और सिंधु घाटी सभ्यता को इन्होंने नष्ट कर दिया, इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग प्रकार के विचार मिलते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे तर्क हैं, प्रमुख तर्कों को अपन पढ़ेंगे जिनको बार बार जो है हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक आपको याद रखना है उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत, अर्थात ये कहा जाता है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। एक आपको याद रखना है मध्य एशिया का सिद्धांत। मध्य एशिया मतलब ईरान वगैरह, ईरान वाला जो आपका क्षेत्र है वो मध्य एशिया कहलाता है। एक आपको याद रखना है यूरोप का सिद्धांत कि आर्य यूरोप से आए थे, और एक आप याद रख लेना तिब्बत का सिद्धांत कि आर्य तिब्बत से आए थे। उत्तरी ध्रुव का जो आपका सिद्धांत है ये सिद्धांत दिया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य एशिया का जो सिद्धांत है ये मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है, और इस पे आप ज़्यादा फोकस करो। मध्य एशिया का सिद्धांत या ईरान क्षेत्र से जो है वो आपके आर्य आए थे, ये मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया और ये सर्वाधिक मान्य है। इसका प्रमाण भी है, वो प्रमाण भी मैं बताने वाला हूँ कि क्यों मैक्स मूलर के मध्य एशिया के सिद्धांत को ज़्यादातर स्वीकारा जाता है, या ये माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से होते हुए भारत में आए थे, वो मैं बताऊँगा अभी। यूरोप का सिद्धांत किसने दिया है? तो यूरोप का सिद्धांत दिया है विलियम जोन्स ने,
कि आर्य जो है वो यूरोप से आए थे, और तिब्बत का सिद्धांत दिया गया है दयानंद सरस्वती के अनुसार। तो ये 4 कम से कम आप याद रखो, जिसमें से मैक्स मुलर को विशेष करके याद रखो कि मध्य एशिया का जो सिद्धांत है वो मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया है, जो कि सर्वाधिक मान्य है। उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यूरोप का सिद्धांत विलियम जोन्स के द्वारा दिया गया है, और तिब्बत का जो सिद्धांत है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यों मैक्स मुलर के मत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जो मैक्स मुलर का मत है वो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त इसलिए है क्योंकि लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास एशिया माइनर या मध्य एशिया, एशिया माइनर मतलब मध्य एशिया, मध्य एशिया में एक जगह है बोगज गोई। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, कई जगह बोगाज गोई लिखा रहता है, मेन जो है वो बोगज गोई है। तो मध्य एशिया के या एशिया माइनर के बोगज गई नामक स्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है ना। मध्य एशिया के बोगज गई नाम के स्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, और उस अभिलेख में ऋग वैदिक काल के हिंदू देवी देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बोगज गई अभिलेख जो कि कहाँ प्राप्त हो रहा है, मध्य एशिया में, ईरान में, और उसमें वर्णन मिल रहा है ऋग्वैदिक काल के हिंदू देवी देवताओं का, इंद्र, वरुण आदि का उल्लेख उसमें मिल रहा है। इससे प्रमाण मिलता है कि वो उधरी से आए होंगे। ठीक है, क्योंकि भाई हिंदू धर्म के जन्मदाता तो वही है ना। ठीक, तो इससे यह प्रमाण मिलता है कि आर्य ईरान मध्य एशिया से होकर भारत में आए होंगे। दूसरा एक प्रमाण मिलता है, ईरान का एक धर्म ग्रंथ है जैंद अवेस्ता। कई जगह ये एक साथ लिखा हुआ मिलता है जेंदावेस्ता, एक ही बात है, जेंदावेस्ता बोलो या जैंद अवेस्ता बोलो, या कई जगह केवल अवेस्ता ही लिखा रहता है, वो भी सही है। ठीक है, तो ईरान जिसको फारस भी कहा जाता है, तो ईरानी या फारसी धर्म ग्रंथ जेंदावेस्ता की या जैंद अवेस्ता की बहुत सारी बातें किससे मिलती हैं, ऋग्वेद से मिलती हैं। ये भी प्रमाणित करता है कि आर्य जो है उनका आगमन मध्य एशिया ईरान क्षेत्र से हुआ है।